जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल ग्लोबल स्टडीज पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रोशन सर द्वारा अभी ज्ञान बिंदु कोचिंग में बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज स्टार्ट किया गया है, जिसमें दोस्तों आज पहला दिन है, जिसमें 20 जनवरी 2025 में जो होमवर्क दिए गए हैं वो होमवर्क में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन बैंक को। तो दोस्तों, क्वेश्चन बैंक में पेज संख्या 41 लेकर के 48 के बीच में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा जो बिहार पुलिस मध्य निषेध दरोगा परीक्षा हुआ था 2023 में, जिसमें टोटल 64 पोस्ट दे रखे थे और इस एग्जाम का हुआ था 16 जुलाई 2023 को एग्जाम होता है। इसी जो एग्जाम के बारे में जो क्वेश्चन दे रखे हैं इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, इसका हम आपको पीडीएफ भी देंगे, तो पीडीएफ के लिए आप क्या कीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। आप वहां पे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं, आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है, यदि आप चाहते हैं इसे हम कंटिन्यू करें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि हम आपको डेली इसी तरह के वीडियो यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। दोस्तों, पहला सवाल क्या कह रहा है कि जो प्रश्न पूछा गया था आपको, कह रहा है कि कीव राजधानी है। तो कीव कहाँ की राजधानी दोस्तों? देखिए, ये जो प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, उस वक्त जो है आपके यूक्रेन और रूस में क्या हुआ था, युद्ध हो रहा था। तो उसी के समय में ये जो है आपके पास एग्जाम हुआ 2023 में, इसलिए प्रश्न बनाया था। तो जितने भी इम्पोर्टेंट कुछ देश इंपॉर्टेंट रहते हैं जो हाईलाइटेड में रहते हैं, उसके राजधानी और मुद्रा को आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो होते हैं एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि कीव राजधानी है वो किस देश की हो जाएगी यहाँ पे दोस्तों? तो यूक्रेन की राजधानी क्या होगी? यहाँ पे कीव हो जाएगी। साथ ही आप देखेंगे कि स्विट्जरलैंड है, इसकी राजधानी क्या होगी? यहाँ पे बर्न दे रखी है, उसकी मुद्रा क्या होगा? फ्रैंक दे रखा है, ठीक है। स्वीडन की मुद्रा दोस्तों क्या है आपके पास? स्टॉकहोम है राजधानी, और मुद्रा कौन सा होगा? कोरोना। स्पेन की जो राजधानी है वो कौन सा होगा? मैड्रिड, और जो इसकी मुद्रा कौन सी हो जाएगी? पेसेटा हो जाएगा, ठीक है। रोमानिया का दोस्तों यहाँ पे कैपिटल क्या हो जाएगी? बुखारेस्ट हो जाएगा, और यहाँ की मुद्रा क्या हो जाएगी? लीव हो जाएगा, ठीक है। और हंगरी की दोस्तों राजधानी कहाँ पे होगी? बुडापेस्ट हो जाएगी, और उसका मुद्रा क्या होगा? फ्लोरिंट हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, आप सभी को पता है कि 1857 क्रांति जो हुआ था ना, ये इसमें जगदीशपुर यानी कि बिहार से इसका नेतृत्व किसने किया था? तो वो कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है। कुंवर सिंह के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, जो आरा के पास जगदीशपुर में इसका असंतुष्ट जमींदार थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि? तो स्पष्ट आकाश जो है ना वो नीला दिखाई देता है, क्यों नीला दिखाई देता है? तो दोस्तों, ये बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक परिकृत होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक देखिए बैगनी हो गया, और यहाँ पे रेड हो गया। रेड जो होता है लाल दोस्तों, लाल जो होता है ना, ये क्या होता है? ये कम परिकिरणित होता है, जबकि जो बैगनी रंग होती है वो क्या होती है? नीला रंग जो होता है वो ज़्यादा परिकिरणित होता है। आप देख पा रहे होंगे, यदि हम रेड का यूज करते हैं यहाँ पे, और हम किसी दूसरे कलर का यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि बैगनी का यूज करते हैं हम, एक सेकेंड, ठीक है, इसे बैगनी कलर हो गया, ठीक है, ये बैगनी कलर हो गया। आप देखेंगे ये रेड कलर हो गया। ये रेड कलर थी, कौन सा ज़्यादा चमक रहा है? तो ऑप्शन ये है दोस्तों, ये आपका ज़्यादा चमक रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि बैगनी और नीला रंग जो है ना, यहाँ पे हम हाईलाइट कर देते हैं। बैगनी और नीला रंग के लिए प्रकाश का परिकीर्णन सर्वाधिक होता है दोस्तों। तो बैगनी और नीला रंग के लिए जो होगा प्रकाश का रंग क्या होगा? यहाँ पे सर्वाधिक हो जाएगा, और तथा लाल रंग के प्रकाश का परिकीर्णन क्या होता है? न्यूनतम होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न तो क्या कह रहा है कि हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किस जातियों का उदाहरण है? तो दोस्तों, हिमालय भालू और विशाल पांडा जो है ये किस जाति के हो जाएंगे? ये सुलेभ जाति के हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे आपको हम ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, आप सभी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम खुद क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है आपको हम बताते चलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हो रहा है कि एक है प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत कब हुई थी? 1973 में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट जो टाइगर है की शुरुआत की गई थी, ठीक है। दोस्तों, यहाँ से कई बार जो इसमें पूछ लिया जाता है पूरा, तो 1 अप्रैल को होता है ना, 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है प्रोजेक्ट टाइगर का। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ ही दोस्तों हम बात करें कि एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब हुआ था? तो ये हुआ था 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट होता है, ठीक है।
नेक्स्ट है हंगुल परियोजना कब हुआ था दोस्तों, तो 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी हंगुल परियोजना की। और मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की हम बात करें अगर, तो ये हुआ था 1974 में परियोजना बनाई गई थी। 1978 के तक कुल इसमें 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र इसमें स्थापित किए जा चुके थे। और दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, जो केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे, ये हैदराबाद में। ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि ये प्रश्न जो होते हैं यहाँ पे कई बार एग्जाम में प्रश्न बन चुके हैं। जो केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। क्या है कि गेंडा परियोजना, तो दोस्तों गेंडा परियोजना की हम बात करें तो ये कब इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1987 ईस्वी में गेंडा परियोजना की शुरुआत होती है। और गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट की हम बात करें दोस्तों, तो ये 2006 में एक समझौता हुआ था जिसमें गिद्धों के संरक्षण का इसमें लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे एक बात और देख लीजिए, यहाँ पे हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, 2009 में हिम तेंदुआ परियोजना की भी शुरुआत की गई थी। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी हो जाएगी, तो भारत की सबसे जो बड़ी नमक पानी की झील हो जाएगी दोस्तों वो कौन सी है, चिल्का झील। चिल्का झील क्या है यहाँ पे, ये आपके उड़ीसा में है। चिल्का झील जो है ना आपके उड़ीसा में स्थित है। और ये बड़े पानी की सबसे मतलब कि नमक पानी झील है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी हो जाएगी, चिल्का झील यहाँ पे हो जाएगी। ये उत्तरी सरकार तट उड़ीसा में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की यहाँ पे झील है। यह रामसर आर्द्रभूमि, जो रामसर होता है दोस्तों आर्द्रभूमि, उसमें भी ये शामिल है। और सांभर झील की हम बात करें दोस्तों, सांभर झील ये राजस्थान में भारत की सबसे बड़ी अंतरस्थलीय नमकीन झील है। इसका सर्वाधिक लवणता वाली झील भी कहते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन सी जो यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। सोलर सेल बने होते हैं, तो जो सोलर सेल होता है वो किसका बना होता है दोस्तों, तो सोलर सेल जो बने होते हैं वो अर्धचालक के बने होते हैं। अर्धचालक में कौन सा, सिलिकॉन का बना होता है मतलब कि सोलर सेल। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आप लोग इसे पढ़ दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे उतना नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे पदार्थ जिसकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच होती है उसे क्या बोलते हैं, अर्धचालक कहते हैं। और जैसे सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम, ये दोनों क्या होते हैं दोस्तों, आपके अर्धचालक यहाँ पे हो जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में से कौन शामिल नहीं था। ठीक है दोस्तों, एक था मित्र राष्ट्र और एक था धुरी राष्ट्र। ठीक है, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, दोनों के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। देखिए जापान है, जर्मनी है, ब्रिटेन है। तो दोस्तों देखिए जो धुरी राष्ट्र था ना, उसमें जापान भी था, जर्मनी भी था और इटली भी था। लेकिन उसमें ब्रिटेन जो है ना, ये किस में हो जाएगा, ये मित्र राष्ट्र में हो जाएगा। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन के अलावा क्या था, फ्रांस भी था और यहाँ पे अमेरिका भी था आपके किसमें, मित्र राष्ट्र में। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था और इसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। तो सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था और इसी के साथ जो है द्वितीय विश्व युद्ध की क्या हुई थी, शुरुआत हो गई थी 1939 में। ये कब तक चला था, 1945 तक जो है द्वितीय विश्व युद्ध चला था। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्या है कि ग्रेट ब्रिटेन फ्रांस और अमेरिका के सहयोग से यूरोपीय देशों का गुट बना, वह मित्र राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और धुरी राष्ट्र में कौन कौन शामिल था, तो जर्मनी था, जापान था और इटली इसमें शामिल था। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित देशांतरों में से वह कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ रूप में माना जाता है दोस्तों, तो मानक समय जो है दोस्तों ये कौन सा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम लोग क्या कहते हैं भारत में मानक समय रेखा कहा जाता है। और ये कहाँ से गुजरती है, तो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप देखेंगे। और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। कुछ स्रोतों में क्या किया गया है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक बात दोस्तों इंपॉर्टेंट जो चीज़ हमारे पास है कि भारत का मानक समय रेखा जो है ना कुल 5 राज्यों से गुजरती है। उसका नाम क्या है, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से क्या होती है, भारत का मानक समय रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वध्यागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है यहाँ पे दोस्तों, तो वध्यागम जो शब्द है ना इसका सही जो संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी वधु प्लस आगम जो यहाँ पे इसका सही संधि विच्छेद यहाँ पे हो जाएगा। देखिए यन संधि कुछ उदाहरण जैसे आप देखेंगे, अत्यधिक का संधि विच्छेद कैसा होता है, तो अति प्लस अधिक क्या होता है, अत्यधिक हो जाएगा। इत्यादि, इति प्लस आदि इत्यादि हो जाएगा। स्वागत देखेंगे तो सु प्लस आगत को स्वागत कहेंगे, स्वच्छ कहेंगे, सु प्लस अक्ष को स्वच्छ कहेंगे। और उपर्युक्त दोस्तों ऊपरी ऊपरी प्लस उक्त को क्या बोलेंगे, उपर्युक्त कहेंगे। उसी प्रकार से आप देखेंगे तो सु प्लस अक्ष क्या होगा, स्वच्छ होगा। इति प्लस आदि इत्यादि होगा। और प्रति प्लस इच्छा प्रतिरक्षा हो जाएगा। इस प्रकार आप इसको देखना है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 4.2 सेंटीमीटर
त्रिज्या वाले धातु के एक गोले का पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? देखिए दोस्तों, जब भी कोई 3D फिगर होगा ना, तो एक फिगर से यदि हम किसी दूसरे फिगर में जाएंगे तो उसका जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो क्या होता है? समान होता है। अब आप देख पा रहे होंगे कि जैसे आयतन, देखिए बेलन का आयतन कर दिया सब बराबर गोले का आयतन। जब भी हम किसी एक आकृति से दूसरी आकृति में उसको परिवर्तित करेंगे तो उसका वॉल्यूम जो होगी, आयतन हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सभी का उसने वैल्यू को पुट कर दिया गया है, उसका आंसर निकाल लिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो बिहार में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था ना, वो कब लगा था? तो 1968 ईस्वी में बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अगर पूछा जाए कि इस वक्त जो है ना बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, तो भोला पासवान शास्त्री थे। कौन थे? भोला पासवान शास्त्री जो थे इस वक्त मुख्यमंत्री थे। और यहाँ के जो गवर्नर कौन थे? वो नित्यानंद कानूनगो थे। कौन थे? नित्यानंद कानूनगो जो यहाँ के उस समय में कौन थे? राज्यपाल थे। और देश में जो यहाँ पे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन यहाँ पे राष्ट्रपति थे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो हुआ था वो 29 जून 1968 को लगाया गया था, जो 26 फरवरी 1969 तक जो है ये चला था। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री जी थे उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और बिहार के राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद कानूनगो थे, जो आपको हम बता चुके हैं। बिहार में दोस्तों अब तक जो है ना कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ ही अंतिम बार जो लगा था वो 7 मार्च 2005 को लगा था, और 24 नवंबर को 2005 बजे तक लगा रहा था। किसमें? बिहार में राष्ट्रपति शासन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन के विकास से संबंधित है। देखिए पीवीटीजी दोस्तों है ना, ये पीवीटीजी ये आपके आदिवासी समूह से हो जाएंगे। दोस्तों पहले इसका नाम क्या था? पीजीटी था। ठीक है, इस पर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2006 ईस्वी में भारत सरकार ने इसे पीटीजी से का नाम बदल करके पीवीटीजी कर दिया गया था। यानी 2006 से पहले क्या था नाम इसका? पीटीजी था, लेकिन 2006 के बाद इसे पीवीटीजी कर दिया गया है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित हो जाएंगे दोस्तों? तो ये आदिवासी समूह से हो जाएंगे। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो पार्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होता है। इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए हो जाता है यहाँ पे। क्या है कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है? तो दोस्तों वो कौन सी हो जाएगी? इसरो हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, हम बात करें इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो की स्थापना होती है। 1969 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है दोस्तों? आपके हेडक्वार्टर हो जाएगा यहाँ पे बेंगलुरु में, इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और इसके वर्तमान में जो चेंज हुए हैं, जो हेड है इसके चेयरमैन कौन हो जाएंगे? तो वी नारायणन जो है यहाँ के वर्तमान में इसरो के चेयरपर्सन हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों कह रहा है कि बास्केटबॉल में के मैदान को क्या कहते हैं? तो बास्केटबॉल के जो मैदान होते हैं ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम लोग कहते हैं कोर्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोर्ट कहते हैं बास्केटबॉल के मैदान के। और सब बास्केटबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होते हैं टोटल बास्केटबॉल में खेलने वाले। बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहते हैं दोस्तों। इस खेल का आविष्कार जो है ना जेम्स स्मिथ ने कब किया था? 1891 ईस्वी में अमेरिका में इसका आविष्कार किया था, मतलब खोज किया था। और दोस्तों यहाँ पे फीबा की स्थापना जो होती है, यानी कि जो फुटबॉल ये बास्केटबॉल से संबंधित जो फीबा है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1932 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? देखिए राज्यसभा में दोस्तों जो है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं, अनुच्छेद नंबर 80 के 3 के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए विजयनगर साम्राज्य है ना बहुत ही ज्यादा भव्य साम्राज्य था। कहाँ का? तो दक्षिण भारत का। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका शब्द अर्थ होता है सैनिकों का अनुदान होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और इसे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हर एवं बुक्का के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और इसका राजधानी कहाँ पर? कैपिटल वो हम्पी में था। कहाँ पे? हम्पी में था। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति देश की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है दोस्तों। देखिए राष्ट्रपति जो है ना अनुच्छेद 85 के तहत जो है ना लोकसभा को भंग कर सकते हैं। किसकी सलाह पर? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति जो जी है वो लोकसभा के को भंग कर सकते हैं अनुच्छेद 85 के अंतर्गत में। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है दोस्तों? प्रायद्वीपीय पठार की सबसे सर्वोच्च चोटी हो जाएगी कौन सी? अनायमुडी जो है वो प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अन्नामलाई पर्वत की चोटी अनायमुडी जो जिसकी लंबाई की ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर है। प्रायद्वीपीय पठार एवं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे हो जाएंगी। कह रहा है कि मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन इकाई क्या है? तो मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है दोस्तों किसका? तो ऑयस्टर का संवर्धन किया जाता है। किसके लिए? मोती को प्राप्त करने के लिए।
मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण कौन करता है दोस्तों? तो देखिए मनुष्य के नेत्र में जो पुतली होता है दोस्तों, इसका नियंत्रण जो करता है वो आइरिस करता है। और आइरिस को हिंदी में क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। और दोस्तों आंख में जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, वो रेटिना पे बनता है। कहाँ पे? रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। और कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पे? रेटिना पे बनता है। इसे आप तो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए नेत्र गोलक की जो आकृति होती है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे नेत्र गोलक की आकृति जो है दोस्तों यहाँ पे कितनी होती है? इसका व्यास जो होता है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। और रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है ना, रेटिना में शंकु के आकार का कोन्स की कोशिकाएं रंगों के अनुरूप प्रतिक्रिया करती है। यानी जो हमारी आंखों में रंग का जो मतलब कि कैसे हम डिसाइड करते हैं कौन सा लाल है कौन सा हरा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? शंकु। और दोस्तों प्रकाश को जो नियंत्रित करता है वो क्या होता है? क्षण कोशिकाएं जो होती है हमारी आंखों में, वो क्या करती है? प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करती है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे कि निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है दोस्तों? तो वो कौन सा होगा? गुणोत्तर माध्य जो है ये सभी अवलोकन पर आधारित नहीं है, जबकि माध्य, माध्यमिक माध्यिका और हरात्मक माध्य यहाँ पे हो जाएंगे। इस प्रकार ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहे हैं यहाँ पे कि अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम क्या होता है? तो अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दोस्तों क्या होगा? दूसरे माध्यम की अपेक्षा क्या होगी? प्रकाशित सघन होगी। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे एक फैक्ट दे रखा है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाले प्रकाश की विकिरण धीमी हो जाती है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय को क्या कहते हैं? तो सतलुज और काली जो है इसकी जो मध्य हिमालय है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुमायूं हिमालय कहते हैं। ठीक है, कुमायूं हिमालय कहते हैं। कुछ इंपोर्टेंट यहाँ पे दोस्तों फैक्ट दे रखे हैं, जैसे कि नदी घाटों के आधार पर सर सिडनी बुर्राज द्वारा हिमालय पर्वतीय प्रदेशों का निम्न 4 प्रादेशिक विभाजन किया गया है। पहला कौन सा हमारे पास है? पंजाब हिमालय। इसकी लंबाई कितनी है? 560 किलोमीटर है इसकी लंबाई दोस्तों। और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? सिंधु एवं सतलज की नदियों के मध्य में इसका विस्तार किया गया है। इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला है कुमायूं हिमालय दोस्तों। इसका जो लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सतलुज एवं काली नदी के मध्य स्थित है। नेपाल हिमालय की बात करें अगर, तो ये 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये काली एवं तीस्ता नदी के मध्य में स्थित है। और असम हिमालय की दोस्तों बात करें अगर, तो ये 720 किलोमीटर की लंबाई है और तीस्ता एवं दिहांग के बीच में ये स्थित यहाँ पे हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि सरकार द्वारा अवरोध अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है दोस्तों? उसे बोलते हैं उदारीकरण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? उदारीकरण के नाम से जानते हैं। ईस्वी सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा था? तो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट है ना, ये राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया पुस्तक है जो 1809 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? तो तोहफत उल मुआहिदीन जो है ना, इसका अन्य नाम यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था 1888 में। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? दोस्तों पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे कौन हो जाएंगे उस वक्त के लिए? जब भी एग्जाम हुआ था उस वक्त कौन थे? के विनोद चक्रन यहाँ पे थे। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में विपर्जय खबरों में था, वह क्या है? तो विपर्जय जो है वो खबरों में था, वो क्या था? एक चक्रवात था। आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा। और इसका नामकरण किसने दिया था? बांग्लादेश के द्वारा इसे दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है दोस्तों? तो महाराष्ट्र में कौन सी नहीं हो जाएगी? कहलगांव जो दोस्तों ये कहाँ पे आपके पास है? भागलपुर में है। ठीक है, इसलिए ये नहीं होगी दोस्तों। बाकी अनापे, तिरोरा, चंद्रपुर और ट्राम्बे ये सभी कहाँ आपके पास? महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों कहलगांव कहाँ पे है? तो ये आपके भागलपुर बिहार में स्थित है। ये परियोजना एनटीपीसी के अधीन कोयला आधारित संयंत्र में ये काम करता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का क्या होता है? देखिए किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार जो होगा दोस्तों वो पृथ्वी का भार का क्या होगा? 1/6 होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 1/6 छठा भाग यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न पूछता है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर द्रव्यमान पूछता, तो द्रव्यमान जो होता है कि किसी भी वस्तु का कहीं भी चेंज नहीं होता है। चाहे आप उसको अंतरिक्ष में ले जाइए, पहाड़ पर ले जाइए, कि बक्सा में बंद कर दीजिए, कुछ भी कीजिए दोस्तों, द्रव्यमान में किसी प्रकार की चेंजमेंट नहीं आता, यानी मास में कोई चेंज नहीं होता है, बल्कि भार दोस्तों जो है वो
उसमें चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर क्या होता है। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाएगा। किंतु क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान क्या होता है, पृथ्वी के जी के मान से 1/6 गुनी होती है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। अगला दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है आपके पास 5.98 गुना 10^24 किलोग्राम। ठीक है, और त्रिज्या कितनी होती है 6.37 इंटू 10^6 जो यहाँ पे मीटर आपकी त्रिज्या हो जाएगी किसकी, पृथ्वी की। और चंद्रमा की बात करें दोस्तों अगर, तो इसका द्रव्यमान कितना होता है 7.36 इंटू 10^22 किलोग्राम। और यहाँ पे त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1.74 इंटू 10^6 यहाँ पे मीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे कि पानी का क्वथनांक सेल्सियस होता है दोस्तों। तो पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होगा कितना होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पे कह रहा है कि पानी देखिए वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्या बोलते हैं, क्वथनांक कहते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है द्रव के सभी कणों को उसकी इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। तो जल के लिए तापमान कितना होगा 373 केल्विन होगा। इसी को आप चेंज कर देंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, जब 273 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना होगा 373 केल्विन जो है जल के लिए तापमान होगा केल्विन में 373 केल्विन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है कि रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से क्या होती है। देखिए रिवर्स रेपो रेट में जब वृद्धि होगी दोस्तों तो क्या होगी, तरलता में क्या होगी, कमी हो जाएगी। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि को तरलता क्या होती है, घटती है। रिवर्स रेपो दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए अल्पकालिक ऋणों पर प्रदान करता है। ठीक है, रिवर्स रेपो दर का प्रयोग आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंक से अल्पकालिक ऋण लेकर के अर्थव्यवस्था को तरलता को निकालने या कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखिए रिवर्स रेपो दर पर वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वाणिज्यिक बैंक के पास पूंजी की क्या होगी, कमी हो जाएगी। बाजार में तरलता में कमी आ जाएगी, फलस्वरूप ब्याज दर क्या होंगे, मतलब बढ़ जाएंगे। ठीक है, अर्थव्यवस्था में तरलता की क्या होगी, कमी हो जाएगी। साथ ही मुद्रास्फीति नियंत्रण जो है यानी कि वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में क्या होगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि गागर में सागर भरना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ होता है कि थोड़े शब्दों में अधिक चीजें कहना। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। साथ ही इस मुहावरे को भी आपको ध्यान रखना होगा। हथेली पर सरसों उगाना, इसका मतलब होता है कि असंभव कार्य करना। छाती दूनी होना, इसका मतलब होता है कि उत्साहित होना। और अक्ल के घोड़े दौड़ाना मतलब होता है कि सिर्फ कल्पना करना। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि धुआंधार जलप्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है। तो धुआंधार जलप्रपात का संबंध दोस्तों क्या है आपके पास, तो नर्मदा नदी से यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित है और जो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। ठीक है, और दूध धारा और कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि एक दुकानदार को अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो दोस्तों। तो ये कितना होगा 50%, इसका आंसर होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कैसे बनाया गया है। अगला प्रश्न क्या है कि गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है दोस्तों। तो गुरु दक्षिणा में समास जो हो जाएगा वो कौन सा, तत्पुरुष समास यहाँ पे गुरु दक्षिणा में हो जाएगा। समास दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, समास जो होते हैं टोटल 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और क्रमधारय समास होते हैं। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो गुरु दक्षिणा में क्या है आपके पास, तो तत्पुरुष समास के उदाहरण हो जाएंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या है कि सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए करते हैं। तो कांच पर लिखने के लिए दोस्तों किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन फ्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं कांच पर हम लोग लिखने के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि कांच पर नक्काशी करने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड एचपी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने देश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। दोस्तों आप सबको पता है कि 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जी कहाँ से आए थे, दक्षिण अफ्रीका से आए थे। और इसी के उपलक्ष्य में जो है ना प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। ठीक है, गांधी जी के वापस लौटने पर। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किसकी तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। तो काठियावाड़ी किसान की तरह जो है ना दोस्तों कपड़े पहनने का उन्होंने निर्णय लिया था। आप यहाँ पे देखेंगे
कि 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने काठियावाड़ी किसान की तरफ कपड़े पहनने का यहाँ पे निर्णय लिया था। 1921 में जाकर उन्होंने यह छोटी धोती धारण की जिसे वह आजीवन पहनते रहे, और आपने देखा होगा कि हर एक फोटो में गांधी जी सिर्फ एक ही धोती पहने हुए रहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था उसे क्या कहते थे? तो उसे क्या बोलते हैं? फिक कहते थे। क्या बोलते थे? फिक कहते थे। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था उसे क्या बोलते थे? फिक के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा मिश्रण नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, तो देखिए आश्रित जल है ना, ये मिश्रण नहीं है। बाकी दूध मिश्रित पे ये है आपके पास, वायु भी है मिश्रित है, और उसके बाद आयोडीकृत नमक जो है ना, ये सभी क्या होते हैं? मिश्रण के उदाहरण होते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। यौगिक दोस्तों, हम बात करें यौगिक, ये क्या होते हैं दोस्तों? यहाँ पे मिथेन यौगिक होंगे, चीनी यौगिक हो जाएगा, नमक आपके यौगिक हो जाएंगे, और जल भी क्या आपके पास यौगिक हो जाएंगे। यानी कि जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है उसे क्या बोलते हैं? यौगिक कहते हैं। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। और मिश्रण क्या होता है दोस्तों? कि दो, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों का यौगिकों से मिलकर बना होता है उसे क्या बोलते हैं? मिश्रण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी वस्तुओं व सेवाओं का कुल मूल्य दोस्तों क्या होगा? उसे हम लोग बोलते हैं जीडीपी कहते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था दोस्तों? प्रथम विश्व युद्ध जो है ना, इसका तत्कालिक कारण क्या था? तो था ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या हो गई थी। उसी के बाद से प्रथम विश्व की शुरुआत हो गई थी। ये कब हुई थी? 28 जून 1914 ईस्वी को प्रारंभ होती है, और 1918 ईस्वी में प्रथम युद्ध की क्या होती है? समाप्ति होती है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। दोस्तों एक बात और ध्यान रखना है आपको यहाँ पर कि इस घटना को सेरोजोवा हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे? सेरोजोवा हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं। इस घटना को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया का षड्यंत्र मानते हुए उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा यहाँ पे कर दिया था। नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है दोस्तों? जो नवनिर्वाचित मतलब कि लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष जो होते हैं, प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं, वो किसको चुनते हैं? तो वो लोकसभा के जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं वही क्या होते हैं? प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुने जाते हैं। दोस्तों अभी जो आपने 18वीं लोकसभा चुनाव हुई थी 2024 में, इसमें जो प्रोटेम स्पीकर थे वो कौन थे? भर्तृहरि मेहताब थे। कौन थे? भर्तृहरि मेहताब जी जो थे वही के थे, प्रोटेम स्पीकर थे 18वीं लोकसभा के। लेकिन दोस्तों वर्तमान हम बात करेंगे कि 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, यानी कि स्पीकर कौन हो जाएंगे, वह है ओम बिरला। कौन है दोस्तों? ओम बिरला जो है ना 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, जो कहाँ से आते हैं? कोटा से आते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है दोस्तों? देखिए G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999 ईस्वी में इसका स्थापना होती है, और इसमें कौन सा सदस्य जो है G20 का सदस्य नहीं है दोस्तों? तो ये जो बांग्लादेश है ना, ये आपके G20 का नहीं है। बाकी भारत, तुर्की या फ्रांस, ये सभी क्या है आपके पास? तो G20 के यहाँ पे देश हो जाएंगे। दोस्तों G20 में कुल 19 देश हैं। अफ्रीकन यूनियन और यूरोपीय यूनियन संघ मिला करके टोटल कितने? 21 देश हैं, जिसमें आपकी अफ्रीकन जो संघ है दोस्तों वो 2023 में इसमें जुड़ा हुआ है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन से पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? तो दोस्तों उभयलिंगी पुष्प किसे बोलते हैं? कि पादप युग में जब पुष्प में पुंकेसर व स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे कि गुड़हल और सरसों क्या होते हैं? उभयलिंगी पुष्प के उदाहरण है। तो इसमें आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने डैश में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो टोक्यो ओलंपिक जो दोस्तों हुआ था, ठीक है, उसमें सुमित नागल ने किसका प्रतिनिधित्व किया था? तो टेनिस का मतलब प्रतिनिधित्व किया था। टेनिस खेल से संबंधित है। दोस्तों अभी आपको पता है कि 2024 में पेरिस ओलंपिक हुआ है। ठीक है, पेरिस में ओलंपिक हुआ था। पेरिस ओलंपिक जितने भी खिलाड़ी हैं जिनको मेडल मिला है, सभी को आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, क्योंकि आपकी जो आने वाली एग्जाम है दरोगा का, उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, ये 100% फिक्स है। तो आपको सभी के जितने भी है ना, जैसे कि मनु भाकर हो गया, नीरज चोपड़ा जी हो गए, सुमित अंतल हो गया, ठीक है, तो हरमनप्रीत सिंह हो गया, इन सभी को आपको याद रखना होगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया है? दोस्तों कौन सा? पुर्तगाल ने दोस्तों प्रदान कर दिया है। ठीक है, देखिए आप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि 1492 ईस्वी में कोलंबस ने किसका खोज किया था? अमेरिका का खोज किया था। और वास्को डी गामा ने किसका खोज किया था? 1498 ईस्वी में भारत का खोज किया था। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो कुल संख्या का 1/3 होना चाहिए। कितना? 1/3 होना चाहिए, या नहीं तो 40 सीटें निश्चित की गई है यहाँ पे न्यूनतम। विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के 1/3 और न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 40 निश्चित की गई है। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। कह रहे हैं जी का मान कितना है दोस्तों? जी जो है ना, कैपिटल जी मतलब क्या होता है?
गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, इसका मान जो होता है कितना होता है, तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर इसका मान होता है दोस्तों। और इस मान को किसने दिया था, तो कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और इसका जो साइन क्या होता है, कैपिटल जी होता है। अब आप देखे होंगे कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश ने एक सुग्राही तुला का प्रयोग करके जी का मान दिया था, जिसका सूत्र क्या होता है, ये वाला होता है, ठीक है, यानी कि बीम सूत्र होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे। और दोस्तों एक बात और, कि जी का मान सभी स्थानों पर एक ही होता है, लेकिन उसको जी क्या होता है, एक अदिश राशि है। क्या होता है, एक अदिश राशि है। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज सर आइजैक न्यूटन ने किया था 1686 में। प्रिंसिपिया पुस्तक में इसकी चर्चा की गई थी, यहाँ पे जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या है कि डेमोस शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों, डेमोस मतलब दोस्तों होता है कि जनता। देखिए एक होता है कि डेमोक्रेसी, जो आपने सुना होगा लोकतंत्र के बारे में, इसमें डेमोस और क्रेसिया से मिलकर बना होता है, जिसमें डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेसिया का मतलब क्या होता है कि शासन होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री मंत्री फसल बीमा योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं, तो दोस्तों ये 7 वर्ष इसमें पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। ये 13 जनवरी 2016 ईस्वी को ये प्रारंभ हुआ था, और इस वक्त यहाँ पे 7 साल इसके पूरे हो चुके हैं। बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो बक्सा टाइगर रिजर्व जो है ना आपके पास कहाँ, पश्चिम बंगाल में यहाँ पे स्थित हो जाएंगे। संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है, संविधान का अनुच्छेद 25 जो है आपके पास धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। ये आपके पास क्या है, मौलिक अधिकार है, जिसका वर्णन 12 से 35 के बीच में अनुच्छेद में इसकी वर्णन किया गया है। और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा होगा संविधान, एक सेकंड, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हमने आप सभी के लिए जो होमवर्क दिया रखा था सभी को कंप्लीट कर दिया है। बाकी दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक हमने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप लोग टेलीग्राम दोस्तों जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितने भी आपके होमवर्क सीरीज आएंगे ना सभी को हम यहाँ पे कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह कंटेंट आपको बहुत कम ही मिलते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।